हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का रिजल्ट आ चुका है और अब यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक तो आपके अपने हाथ में था कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बट इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन से पहले जो एक प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और उसका मेडिकल के लिए एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इसमें अभी आपके पास सबसे जरूरी काम है डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन करना। क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स कई सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं होता है, तो उसको अभी से हम कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को हम इकट्ठा करें और ताकि डीबी के टाइम पे हम हमारा जो दिमाग है वो पैनिक ना हो और हम अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्मूथली कंडक्ट करा पाए और हमारा सिलेक्शन में कोई बाधा ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कॉल लेटर है वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरे पास कॉल लेटर आया था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं करना है आपको। और जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे बच्चे होंगे जो पीसीएम से बीएससी किया है, उनके लिए क्या आपको थोड़ा सा स्पेशल जो फोकस है वो करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि दोस्तों ये हमारा, आप देखेंगे कि ये मेरा कॉल लेटर है और इस कॉल लेटर में आप देखेंगे कि ये देखिए, ये इसी तरीके से कॉल लेटर आपका भी आएगा, एग्जैक्टली यही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे जैसे कि बिलासपुर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने जिस जोन से भरा हुआ है उस जोन से आपको दिखेगा। ठीक है, ये नेम रहेगा आपका, फादर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, रोल नंबर आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कम्युनिटी जो भी है, सारी चीजें इसमें रहेंगी और आपको बताया जाएगा कि इस डेट को आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि मुझे दिया गया था कि यू आर एडवाइज टू अपेयर इन पर्सन ऑन डेट 16 अप्रैल 2025, यानी कि 16 अप्रैल 2025 को मुझे बुलाया गया था और रिपोर्टिंग टाइम था मेरा 9 बजे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मिस कर दिया इस डेट को तो एक स्पेशल डेट दिया जाता है जिसमें जो कैंडिडेट्स मिस कर जाते हैं उनके लिए, जैसे कि मेरे केस में 2/5/2025 दिया हुआ था। आपको ये ब्लॉक डेट में अनटिल अनलेस नहीं जाना तब तक कि आप बीमार ना पड़ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए आपको, तब तक आपको कोशिश करना है जो डेट दिया गया आपको उसी डेट पे आपको जा करके रिपोर्टिंग कर देना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करा लेना है। ठीक है, ताकि कोई भी समस्या ना हो और आपका जो पैनल है वो फर्स्ट पैनल में ही आपका नाम आ जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, छोटा छोटा दिख रहा होगा वैसे, तो थोड़ा सा अगर इसको हम बड़ा करें तो देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से आपके भी कॉल लेटर जब आएंगे तो इसमें लिख के आएगा, लेकिन उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं रहता है क्योंकि 10 दिन का 8 दिन का समय मिलता है आपको, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं और नहीं कर पाते हैं कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स को। इसलिए यहाँ पर आपको मैं पहले ही इस वीडियो के थ्रू बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से तैयार करके ले जाना है। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, उसके बाद आपके अलावा इसके अलावा आपको अगर किसी कोई नाम में आपको करेक्शन है, यानी कि फॉर्म भरते समय आपने फादर्स नेम में, मदर्स नेम में या फिर अपने नाम में या कोई भी अलग तरीके कोई आपने मिस्टेक कर दिया तो उसके लिए एफिडेविट कैसे बनाना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट क्या क्या ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, नया ले जाना है, पुराना ले जाना है, अपडेटेड ले जाना है, वो सारे कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। इसके बाद अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी रेलवे में या किसी और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए एनओसी को ले जाना है, कैसे ले जाना है ये भी बताऊंगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में तो आप सभी के पास होगा 10th की मार्कशीट, जो आपको बिल्कुल ले ही जाना है। ठीक है, और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दो इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ले जाना है। ठीक है, और अब ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट पर या मार्कशीट पर इन दोनों में से किसी पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन होना चाहिए, और ये डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन होना चाहिए जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है, नहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको ये आधार कार्ड से मैच नहीं कराते हैं, ये पैन कार्ड से मैच नहीं कराते हैं, ये आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उससे भी मैच नहीं कराते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ जो मैच कराते हैं केवल और केवल 10th के सर्टिफिकेट या 10th के मार्कशीट से, 12th से भी इसको मतलब नहीं है डेट ऑफ बर्थ से। तो ध्यान रखेंगे आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, और ये जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपने अपने फॉर्म में भर रखा है। किसी भी तरीके की मिस्टेक आपने किया हुआ है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, इसीलिए आपको इसको सही करना है। और अगर दिक्कत है तो आप एफिडेविट बना के ले जाएं। हालांकि मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि इस केस के लिए एफिडेविट काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर दिक्कत है तो आपको ले जाना है। ठीक है, अगर आप जेन्युइन है तो शायद वो आपको टाइम लेकर के थोड़ा सा वो आपको पास कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद चूंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है तो यहाँ पर 10th के बाद केवल सीधे ग्रेजुएशन चेक नहीं करते हैं, वो 12th के मार्कशीट भी देखते हैं। अगर आपने डिप्लोमा 10th के बाद नहीं किया है तो आपने 12th का रखा है जो कि आपको फॉर्म भरते समय आपने दिया होगा, तो यहाँ पर आपके 12th के मार्कशीट
और 12th के सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे, और इसमें भी नेम, आपका नेम, आपके फादर्स नेम, ठीक है, और आपके मदर्स नेम, ये तीनों चीजें चेक होते हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें चेक होती है खास करके। और जो आपने फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट नंबर डाल रखा था 10th का, 12th का और अपने ग्रेजुएशन का, वो सारे के सारे वो आप चेक करते हो, नंबर मैच कराते हैं कि जो नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया था वही नंबर है या नहीं, ठीक है। एक चीज और दोस्त बताना चाहूंगा कि जब आपका डीबी होगा तो डीबी से 1 सप्ताह पहले या 6 दिन 5 दिन पहले आपको ऑनलाइन एक पोर्टल, आपको लिंक दिया जाएगा, ठीक है, और वो आपके साथ डीबी कॉल लेटर पे ही आपको लिंक दे देगा डाउनलोड, तो वहां आप उस क्लिक करेंगे तो उस ऑनलाइन लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन पहले अपलोड करना होता है बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी के दिन तक या डीबी के समय से 1 घंटा 2 घंटा पहले तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन के ओबीसी सर्टिफिकेट, सारा कुछ अपलोड करना होगा। वो प्रोसेस मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है, वो प्रोसेस जब आपके डीबी कॉल लेटर आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। ऑनलाइन पोर्टल होता है उसका, वो लिंक आपको देता हूँ, उस पर सारी चीजें अपलोड करना है। तो फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तब तो अपलोड करेंगे, तो पहले डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें वो हम चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि 10th 12th मार्कशीट और ये फादर्स नेम, ये सब सारा कुछ सही होना चाहिए। अगर इस समय से कहीं भी फुल स्टॉप या स्पेस या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा आपको बुलाएंगे, फिर दोबारा टाइम मिलेगा, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करना आपको, सारे के सारे अगर आपको कोई दिक्कत है कहीं भी तो आपको एफिडेविट बना के जरूर ले जाना, ठीक है। इसके बाद आपको बीटेक, डिप्लोमा या बीएससी आपने फिजिक्स से कर रखा है या बीएससी पीसीएम से कर रखा है, तो इनके जो है दोस्तों सारे के सारे मार्कशीट आपके होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे मार्कशीट होना चाहिए अलग अलग सेमेस्टर्स के, ठीक है। और एक कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट होता है जो फाइनल ईयर का होता है जिसमें सारे सेमेस्टर्स के लिखे होते हैं, वो तो चाहिए, ठीक है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड कंसोलिडेटेड फाइनल मार्कशीट, जो फाइनल मार्कशीट होता है फाइनल ईयर का वो भी चाहिए होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मार्कशीट अगर आपका एक भी दो भी सेमेस्टर का मिस हो रहा है तो अपने कॉलेज में जा करके उसे आप क्या करें, इशू करा लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत पैसा भी लगेगा तो लगा करके कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। अभी आपके पास समय है लगभग 1 महीने का, तो ये सफिशिएंट समय है और आप इसको आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मेन है, बिना सर्टिफिकेट का आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज है, मोस्ट है ये, ठीक है। अगर आपके पास जो ग्रेजुएशन लेवल का है या बीटेक का या डिप्लोमा का या बीएससी फिजिक्स या बीएससी पीसीएम का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो सीधे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर पीसीएम से है, कोई दोस्त अगर पीसीएम से है तो पीसीएम के लिए मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, स्पेशली है कि वो ये देखते हैं कि आपके हर एक सेमेस्टर में फिजिक्स इन्वॉल्व है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीसीएम से कर रखा है तो 2 सेमेस्टर आपने फिजिक्स पढ़ा है और या फिर 2 साल आपने फिजिक्स पढ़ा है और लास्ट के साल में फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा है, तो एक काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कोई बीएससी मैथ से है तो उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, इसी शर्त पे हो सकता है कि उसके सारे सेमेस्टर में फिजिक्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर सारे सेमेस्टर में फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो बीएससी वाले हो या फिर बीएससी पीसीएम वाले हो या बीएससी मैथ वाले हो, उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, अनटिल अनलेस की बीएससी फिजिक्स ना हो। अगर बीएससी फिजिक्स से कर रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल आपके लिए वैकेंसी है बेसिकली, है ना। लेकिन अगर बीएससी पीसीएम कर रखा है या बीएससी मैथ कर रखा है या बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है दोस्तों, तो आपने फॉर्म भरा है तो आपने का सिलेक्शन हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर जाना है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक सेमेस्टर में फिजिक्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। और अगर आपके हर एक सेमेस्टर में भी फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो इसके लिए एक और उपाय बता देता हूं। आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो वहां पे जो डीबी में जब जाएंगे तो जो कहेगा मैं पहले बता दे रहा हूं, तो पहले से आप रेडी रहिए, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पे आपको लिखवा लेना है कि आपने तीनों मतलब सभी सेमेस्टर में फिजिक्स को पढ़ा है, ये चीज आपको लिखवाना है। इंग्लिश में लिखवा लीजिए, हिंदी में लिखवा लीजिए। अपने जो यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन होते हैं या फिर जो सभा कुलपति होते हैं उनसे आप साइन करा करके और यूनिवर्सिटी का मोहर लगवा करके आपको ले जाना वहां पर, पहले से तैयार रहना, ठीक है। नहीं तो वो बोलेंगे कि आओ 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद फिर आपसे दोबारा आप कॉल जाएगी, ऐसा बोल करके आपको टरका देंगे, वहां से निकाल देंगे वो इनडायरेक्टली। ये नहीं बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बोल देंगे इनडायरेक्टली आपको कॉल करके जाएगा, बुलाया जाएगा, ऐसे बोलेगा। और बुलाएगा भी लेकिन वो शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस वजह से, तो आपको पहले से रेडी रहना है, ठीक है। ओके, अभी एक चीज मैंने बता दिया कि अगर किसी भी नाम में, फादर्स नेम में, अपने नाम में या फिर कोई सर्टिफिकेट नंबर में आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप उसके लिए एफिडेविट जरूर बना लेना है, ठीक है। एफिडेविट जरूर बना के जाना है। और ये एफिडेविट कैसे बनेगा, ये एफिडेविट बनेगा आपको नोटरी पे है, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प आता है नोटरी पैड पे। किसी भी आप एडवोकेट के किसी भी मतलब कोर्ट में जाएंगे, जो आपके नजदीकी कोर्ट होगा उसके आसपास बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं, एडवोकेट बैठे होते हैं, तो वहां पर आप नॉन जुडिशरी स्टाम्प पे
आपको बनाना है एफिडेविट 100 रुपीज पे, 100 रुपीज का बना ही लीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, नाउ अब द मेन केस है कम्युनिटी सर्टिफिकेट का। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट में दोस्तों ओबीसी, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है और एक्स सर्विसमैन, ये 3-4 जो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि इसमें आपको क्या करना है। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, सबसे पहला आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये जो आपने फॉर्म में भरते समय जो आपने ओबीसी नंबर डाला था दोस्तों, उसी ओबीसी को आपको लेके जाना है वहां पर ओरिजिनल, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कोई बार बार मत पूछिएगा कि स्टेट का चल जाएगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओबीसी होना चाहिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपने नंबर डाल रखा है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और आपको ओबीसी बनाना पड़ेगा और अभी अपडेट बना के ले जाइएगा, ठीक है। और एक एफिडेविट भी साथ में बना के ले जाइएगा कि हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस समय हम नहीं बना पाए थे भाई, ये बना के ले जाना पड़ेगा ना, तो फिर आपको टरकाएगा, वो बहुत बढ़िया से घुमाएगा, ठीक है। सो ओबीसी होना चाहिए, उसका जो नंबर आपने फॉर्म भरते समय था वही ओबीसी होना चाहिए, चाहे वो अब एक्सपायर कर गया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भले वो एक्सपायर करेगा लेकिन आपको वो लेके जाना है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरी बात, इसी ओबीसी नंबर पर है ना, इसी ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर आपको रेलवे फॉर्मेट में बना के ले जाना है, ये बहुत जरूरी है, मस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। रेलवे फॉर्मेट, अब रेलवे फॉर्मेट क्या होता है, तो जो आपके पास नोटिफिकेशन आया था 2025 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, उसमें आप देखेंगे जब उसको डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन को, तो उसमें लास्ट में एक पेज मिलेगा एनेक्सर 2A, ये लिखा हुआ है एनेक्सर 2A, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रहता है, तो आप क्या करेंगे, उसको भर लेंगे, जो जो उसमें भरना है वो भर करके, और ये जो आपने ओरिजिनल बना के रखा है उसको ले जाकर के अपने एसडीओ से, एसडीओ लेवल होना चाहिए कम से कम, ठीक है, एसडीओ से, आरओ सीओ से काम नहीं चलेगा, रेवेन्यू ऑफिसर से काम नहीं चलेगा, सर्किल ऑफिसर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे इससे काम नहीं चलेगा, ये चलेगा सब डिविजनल ऑफिसर से काम चलेगा, जो कि एसडीओ होता है, ठीक है, ये एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल से ही काम चलेगा। तो इस लेवल पे आपको यहाँ पे साइन और कार्यालय का मुहर लगा के जरूर ले जाना है रेलवे फॉर्मेट पे, ठीक है। ओके, नाउ अब तीसरा ये है कि न्यू आपको एक ओबीसी बना लेना है, एक न्यू ओबीसी बना लेना है दोस्तों, ओबीसी न्यू बनाना है, ठीक है, और ये होगा आपका अपडेटेड, क्योंकि आपको अभी और इसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग होगा तभी मांगा जाएगा अपडेटेड ओबीसी। तो आपको क्या करना है, पहले से अभी अप्लाई कर देना है, ताकि अभी 15-20 दिन में आपका न्यू जो अपडेटेड ओबीसी है वो भी बन के आ जाए। इसमें आप चाहे तो अभी रेलवे फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और एसडीओ लेवल से है वो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ओबीसी के लिए, ओबीसी वालों के लिए खास बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था उसको लेके जाना है, रेलवे फॉर्मेट पर ले जाना है और न्यू अपडेटेड बना के ले जाना है, ठीक है, ये तीनों चीज आपको अपडेट करके ले जाना है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए आपका, जो फॉर्म भरते समय आपने जो नंबर डाला था वही ईडब्ल्यूएस आपको उस समय होना चाहिए, और इसके बाद रेलवे फॉर्मेट बना के ले जाना दोस्तों एक और है, वो आपका एनेक्सर 3 है, आपके नोटिफिकेशन में एनेक्सर नंबर 3 पेज देखेंगे आप, आपको मिल जाएगा, उसमें भर करके और फिर से एसडीओ लेवल से भरा कर आपको ले जाना है। सिमिलरली दोस्तों एससी एंड एसटी के लिए भी सेम चीजें हैं, आपको जिस फॉर्म भरते समय जो ले गए थे उसको ले जाना है, रेलवे फॉर्मेट जो कि एनेक्सर 1 में है उसको ले जाना है, और अपडेटेड भी बना के ले जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों का कब तक वैलिडिटी होता है, 1 साल या 2 साल जब भी होता है उस हिसाब से देख लीजिएगा, एक्सपायर कर गया तो नया अपडेट बना के ले जाइएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन वाले बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ भी बहुत बैच में, इवन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी थे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन, क्योंकि रिजर्वेशन होता है, और जेई में भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है। तो इनको क्या मांगा जाता है, इनको इनसे एक पीपीओ मांगा जाता है, जो इनका रिटायरमेंट के बाद मिलता है, एक पीपीओ वो ले जाना है आपको, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा आपको जब आपका डीबी होगा, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन उसमें देख लीजिएगा, उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, वो आपको भर के ले जाना है, ठीक है। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो ऐसा कोई कैंडिडेट है जो सर्विंग एम्प्लॉय है, जैसे रेलवे में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में, बैंक में, किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका एनओसी जरूर लेके जाना दोस्तों, एनओसी 100% आपको लेके जाना है। अभी आपको रेजिग्नेशन लेके नहीं जाना है, रेजिग्नेशन लेटर आपको लेकर अभी नहीं जाना है, केवल एनओसी लेके जाना है, और एनओसी जो कंपोनेंट अथॉरिटी होता है उसका साइन होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एनओसी लेके चलेगा, नहीं, डिवीजन लेवल का होना चाहिए कम से कम, और ये आपको एनओसी यहाँ पे लेके जाना, वो आपको एनओसी मांगेंगे, और ये एनओसी आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना है जब आपका पोर्टल खुलेगा डीबी से ठीक पहले। ओके, नाउ द मेडिकल सर्टिफिकेट, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके किस तरीके उनका जो दिव्यांगता है, किस वजह से वो दिव्यांग है, इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको अपडेट करना है या कोई करेक्शन करना है तो पहले से करा कर रख लीजिए, अभी समय है 1 महीने का, आपको करा लेना है जो भी अथॉरिटी है वहां से, ठीक है।
ओके, नाउ अब कुछ अदर्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाना है, जैसे कि फोटो आपके कम से कम 10 फोटो आपके होने चाहिए आपके पासपोर्ट साइज, वैसे 5-6 लगते हैं लेकिन 10 आप लेके जाइए, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना है, पैन कार्ड की कॉपी, ये जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी लेके जाइए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कॉल लेटर आपको आएगा वो भी लेके जाना है, कई लोग इसको ही मिस कर देते हैं, ठीक है, केवल पढ़ लेते हैं उसको और लेके नहीं जाते, इसको भी डीबी कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेकर के जाना है दोस्तों। और मस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आपका सीबीटी को हुआ था, है ना, सीबीटी जो हुआ था उसके लिए जो आपको कॉल लेटर, उसके लिए जो एडमिट कार्ड मिला था आपको, उस एडमिट कार्ड को भी ले जाना है। जो अपर हाफ जो आपको काट के मिला था, आधा तो उसने रख लिया था और आधा आपको दिया था, इस आधे वाले पार्ट को भी आपको ले जाना है, और अगर नहीं है तो ढूंढ लीजिए अभी, नहीं तो दिक्कत होगा। हालांकि इसके वजह से आज तक मैंने नहीं देखा किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी का सिलेक्शन रुक गया है, बट वो मांगते हैं और नहीं रहेगा आपके पास तो आपको फिर वो डिले कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको लेके जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, दिल जो है ना धक धक करता रहता है बिल्कुल। जब जाएंगे डीबी के लिए तो भले आपके कितने मार्क्स आपके आपके 90 मार्क्स क्यों नहीं है, लेकिन जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो आपका दिल धक धक करता रहेगा, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आराम से सारा अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं तो स्मूथली काम हो जाएगा आपका। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो अभी से अपडेट करके लेकिन नहीं तो सिलेक्शन तो होगा आपका, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। इसलिए डिले होने से बचने के लिए फर्स्ट पैनल में ही नाम आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। अभी से भी बहुत टाइम है, 1 मिनट 1.5 मिनट समय है अभी, धीरे धीरे आपका डीबी का कॉल लेटर आना शुरू हो जाएगा 15-20 दिन के बाद, और फिर आपको उसका 15-20 दिन का समय मिलेगा, यानी कि लगभग 1 महीना 1.25 महीना आपके पास समय है। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टैब्लिश कर लीजिए, अपने अंदर रख लीजिए एक अच्छे से फाइल बना करके, ताकि आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि सरकारी नौकरी का सवाल है भाई, और नौकरी सभी को मिलता नहीं। आप जानते हैं कि इतने सारे लोगों ने भर रखा था, उसमें 180 183 सीट्स हैं केवल, है ना, तो उतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है फिलहाल तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज को सीरियसली लेना है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप मैं उसको क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा, पर्टिकुलरली मैं रिप्लाई करूंगा, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सजेशन दोस्तों कि अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं, आपका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए थोड़ा सा, उनको बताइए कि यहाँ पर जो टेक वन है उन समझ सारे डिटेल्स यहाँ पर शेयर की जाती है, एवं पढ़ाई भी कराया जाता है, यहाँ पर मैं लेक्चर भी देता हूँ, है ना। और इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मेडिकल से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने दिन के बाद आता है, किस तरह से ट्रेनिंग होता है, सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।